A very warm welcome. And so, see, the basic idea of this entire session will be to give you an insight on what is the financial planning as a subject all about. What do we understand by financial planning? What a financial plan is, and how, when things are planned in a manner, what type of impact it can give to your goals, right? What type of impact it can have at the end of this financial planning journey. So मैं कवर करना चाहूंगा इन चीजों पे, जैसे कि गोल सेटिंग क्या होता है, हमें फाइनेंशियल गोल सेटिंग के लिए गोल्स पे किस तरह से ध्यान देना है और किस तरह से हमें गोल्स के ऊपर बात करनी है। इंश्योरेंस, किस टाइप का इंश्योरेंस हमारे पास होना चाहिए एंड किस टाइप के इंश्योरेंस से हमें बचना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन नेटवर्थ, कैश फ्लो, इन दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस है, एंड अ लॉट मोर। एंड थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन हु हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोलूंगा, शायद उसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों में से इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको काम आएगा ही आएगा। So this is my small introduction. My name is Devesh Mundra and I am a chartered accountant, a financial risk manager, a certified credit research analyst, and an alternative investment manager, working with Anand Rathi Private Wealth, जहाँ पे हमारा बेसिक काम होता है जो HNIs हैं इंडिया अब्रॉड में, हम उनका पैसा मैनेज करते हैं, उनको एडवाइजरी देते हैं पैसे पर, एंड उनकी ट्रस्ट, उनके विल्स, उनका एस्टेट प्लान में हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक एक्चुअली समराइज हो सकता है। ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टॉपिक है इस पिक्चर में ही समराइज हो सकता है। क्लियरली देखिए, एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? इसमें हमारे बहुत सारे गोल्स हैं एंड आई थिंक यहाँ पे जिस हिसाब से हमारे पास ऑडियंस है, हम वो एजुकेशन के गोल से तो बहुत ऊपर आ चुके हैं, बट अब हमारे पास शायद दूसरे कुछ गोल्स होंगे, जैसे कि एक बड़ा घर लेना, लग्जरी कार लेना, या फिर हमारे बच्चों की शादी करना, या फिर कोई एक अच्छा 5 स्टार वेकेशन अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड टूर करना। एंड दीज कैन बी आवर डिजायर्स। हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, हर किसी के एस्पिरेशंस होते हैं और हर किसी के डिजायर्स होते हैं, एंड वो पूरा करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लान की जरूरत होती है, जो यहाँ पर एक छाता बनकर बना हुआ है। ये छाते के ऊपर अगर आप देखेंगे जो बारिश है, ये है हमारी अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी क्रैश हो गई, अभी कोविड आ गया, कोविड की वजह से पूरा इकोनॉमी लॉकडाउन में है, बिजनेसेस फेल हो चुके हैं, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज आर बीइंग फायर्ड। हो सकता है कि समझिए कि अगर आप अपने घर के सोल करता है, आप ही अपने घर में, जैसे आपके कारण ही घर में पैसा आ रहा है और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में अगर आपके साथ कुछ हो जाए, तो वो सारी चीजें ये बारिश के रूप में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। और ये जो छाता है, this exactly means a financial plan. This umbrella acts as a financial plan कि if certain things are taken care, तो हमारे जितने भी ये ambitions है, हमारे जितने भी ये desires है, अगर हम उस चीजों के ऊपर एक financial plan like an umbrella हम अगर लगा के खड़े हो जाएं, तो बाहर की जो external environments है, जो unforeseen है, बोल के नहीं आने वाली है, उनसे हम काफी हद तक बच सकते हैं, राइट? तो ये पिक्चर में एक फाइनेंशियल प्लान की समरी एक तरह से मैंने आपको दे दी है। अब होता यह है कि जब मैं किसी से ये बारे में बात करता हूँ कि यार फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, हमें चीजों को मैनेज करना चाहिए, हमको पैसे के ऊपर काफी अटेंशन देकर उस पर बात करनी चाहिए, ना कि रैंडमली हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स, तो लोग बोलते हैं कि लिसन देवेश, आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ सैलरी। मैं कोई HNI नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बड़ी सैलरी आती है मंथ की, मेरे को जो भी मिलता है काफी एक नॉमिनल सैलरी है, और मैं एक मिडिल क्लास एवरेज पर्सन हूँ, तो मेरे से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं जितना कमाता हूँ उस पर मुझे कोई टाइप का अटेंशन देना चाहिए या मुझे कोई फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। तो एक मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, और ये एग्जाम्पल काफी लोग तो कर रहे होंगे, बट फिर भी एक एग्जाम्पल इतना छोटा है कि अगर आप एक ऑन एन एवरेज अपना अगर कोई करियर आज स्टार्ट कर रहा है, और अगर वो 20,000 पर मंथ, ऑन एन एवरेज 20,000 पर मंथ भी अगर इन्वेस्ट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक टारगेट रिटर्न ले, एक एवरेज टारगेट रिटर्न ऑफ अराउंड 12%, मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा हाई फंड हूं या बहुत एक्सट्रीमली अग्रेसिव होकर ये नहीं बोल रहा हूं कि हम 20-25% रिटर्न्स कमा सकते हैं,
मैं उस टाइप के रिटर्न की बात कर रहा हूं जो हमारे जो कंट्री के सबसे बड़े इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, इन्होंने जो एवरेज रिटर्न्स दिए हैं इन द लास्ट 15, 20, 30 इयर्स सिंस इंसेप्शन, ये अराउंड 14 to 15% के रिटर्न दिए हैं। बिकॉज ये हम कंट्री पे बेट कर रहे हैं, हम कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक पे बेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे इंडाइसेस ने ऑन एन एवरेज अगर 15% रिटर्न दिया, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप 20,000 रुपए पर मंथ अगर सेव करते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, और हम अगर एवरेज 12% का रिटर्न भी अगर उसमें देखें, तो आप एट द एंड ऑफ द जर्नी में कितने रुपए कमा पाएंगे, वो आपका मनी पूल क्या होगा, राइट। और इसमें भी मैं आपको एक और ये बात बता दूं कि जो आप ये पैसा जमा करेंगे 15 साल तक, वो ज्यादा से ज्यादा होने वाला है अराउंड 35 to 40 lakhs। उसके ऊपर जो भी होगा वो आपका गेन होने वाला है, राइट। वो नंबर होता है समवेयर अराउंड 1 crore, राइट। तो अगर आप एक छोटी सी शुरुआत भी देखें, ये लगता होगा कि यार ये बोलने की बात है, शायद नहीं होगा, बट हमने काफी कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं। और मैं तो आपको ये पूछता हूँ कि एटलीस्ट दूसरा क्या प्लान है आपके पास। 1 करोड़ अगर आपने सोचा है, किसी ने लाइफ में 10 करोड़ सोचा होगा, आप एक रिलेटिव टर्म्स में सोचिए। ऐसा मत समझिए कि मैं एक 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। रिलेटिव टर्म में अगर आप इसको 10 करोड़ करेंगे तो अमाउंट को 2 लाख कर दीजिए, आप उस तरह से बढ़ा सकते हो। लेकिन अदरवाइज आपके पास क्या प्लान है कि उस फिगर पे पहुंचने का, जो भी आप गोल बना रहे हैं उस जगह पे पहुंचने का आपके पास अदरवाइज क्या प्लान है, राइट। और ऐसे काफी लोग हैं, आप भी ऐसे काफी लोगों को जानते होंगे जिनकी सैलरीज बहुत हाई है, जिनकी फैमिली बहुत रिच है, बट इन द एंड पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वो बराबर से अपने पैसे पे ध्यान नहीं देते हैं। और एंड ऑफ द इयर्स में जब उनका टाइम आता है, गोल्डन पीरियड टू एंजॉय देयर रिटायरमेंट लाइफ, उन्हें यह स्ट्राइक होता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी मेरे जर्नी में, शायद मैंने प्लानिंग सीरियसली नहीं ली, सेविंग सीरियसली नहीं ली। तो ये कहना कि ये सिर्फ रिच पीपल के लिए है, वो भी सही नहीं होगा। हमें ये इक्वल ध्यान देना चाहिए, हर टाइप के पैसे पे अटेंशन नीडेड है, बिकॉज वो आपका सब कुछ है। वो भले छोटा होगा दुनिया के लिए, बट आपके लिए वो सब कुछ है। चलो टॉपिक पे आते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं फिनेंशियल प्लानिंग की। तो ये फिनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है? और काफी लोगों को यही लगता है कि फिनेंशियल प्लानिंग मतलब बस पैसे के बारे में बात करनी है कि यार पैसा कैसे बढ़े। बट मैं आपको एक अलग रास्ते पर, एक अलग अप्रोच से इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फिनेंशियल प्लान एक्चुअली चालू पैसे से होता ही नहीं है। फिनेंशियल प्लान चालू होता है कि आपके लाइफ में आपके गोल्स क्या है। बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये बताइए, आप अपने आप को बताइए, या अगर आपका कोई प्लानर हो तो आप उसे बताइए कि आपके लाइफ के गोल्स क्या है, आपके लाइफ के एस्पिरेशंस क्या है, आप लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या है। सिर्फ कमाते जाएंगे और आखिर में अगर वो बस छोड़ के ही जाना है, तो आई डोंट नो उससे आपको कितना संतुष्टि मिलेगी अपने लाइफ में। सो पहला चीज होता है कि आपका एक गोल समझकर उसके ऊपर एक प्लान बनाना, उसको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देना कि ओके हम अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो शायद हम इन चीजों के गोल्स को पूरा करने के लिए जो पैसा है वो जुटा पाएंगे। वो समझने के बाद हम बात करते हैं कि पैसे की, क्योंकि ये सारी चीजें हम पैसे के थ्रू करेंगे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट फर्स्ट writing down and deciding what are your goals, what are your aspirations. Use a disciplined approach, making money as the root, money as the medium, because in the end whatever you want to do in life, money is the underlying, is the essential. So एक बहुत छोटे से फॉर्मूला से मैंने इसको समराइज करने का ट्राई किया है, जहां पे आपके फाइनेंशियल प्लान या आपके जो फाइनेंशियल गोल है, दैट इज इक्वल्स टू CR प्लस IO। दैट इज आपके जो करंट रिसोर्सेज है, कि आपके पास जो भी आज है, प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कि आप ये पैसा एक्चुअल में इन्वेस्ट कहां कहां कर सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक काफी लोग इस लेवल पर आकर ये मान लेते हैं कि ठीक है फाइनेंशियल प्लानिंग करना तो चाहिए, काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हम क्या करें, हमारा तो जॉब है, हम लार्जली एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और शायद हम कहीं ना कहीं एक नॉन फाइनेंशियल जॉब रोल में काम कर रहे होंगे, बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें सब कुछ पता है, हम दोनों चीजें मैनेज करेंगे। नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर है जो 24/7 अपने लाइफ के 10, 15, 20, 30 ईयर्स के करियर में, अगर वो डे इन डे आउट सिर्फ मनी मैनेजमेंट, इकोनॉमी ट्रैकिंग, आपका पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, जो भी चीजें होती जा रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस, अगर वही ट्रैक कर रहा है और वो आपके जैसे काफी लोगों का ट्रैक कर रहा है, तो आप एक विजन में आ जाते हैं, आप किसी के विजन में आ जाते हैं जो उसको देख रहा है हर रोज। तो ये फाइनेंशियल जो प्लानर होता है ना, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके ये गैप को फुलफिल कर सकता है।
आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं आप, लेकिन ये जो पैसे का काम है, वो जो पैसे संभालने वाला एक्सपर्ट है, आप उस पर रिलाई कीजिए, ना कि रैंडमली अगर आपको टिप आ जाए, आपको कोई विदाउट गोल आप बस आगे बढ़ जाएं कि मुझे आज लग रहा है ऐसा होगा, अभी यस बैंक एग्जाम्पल इतने लो प्राइस पे मिल रहा है तो चलो मैं अभी उसमें एंटर कर लेता हूँ, शायद उसी प्राइस अप्रिशिएट हो जाए। हम ऐसे बहुत सारे स्पेक्युलेटिव डिसीजंस लेते हैं जो शायद हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के भी बाहर हो, एंड हम उसमें फिर कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। सो इसलिए फाइनेंशियल प्लानर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो आपके एक्चुअल में गोल समझता है, आपके साथ बैठकर उस चीजों को उसके ऊपर बात करता है, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके फैमिली कंडीशन क्या है, आप अभी कौन से लाइफ स्टेज पर हैं, आप नियर रिटायरमेंट है, आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आपके घर में आपके कितने डिपेंडेंट्स है, ये सारी चीजें समझने के बाद आपके करंट रिसोर्सेज क्या है, आपका करंट कैश फ्लो क्या है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपके पास कितना एसेट्स है, समझकर एक प्लान आपके लिए बनाता है जिससे हम प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ मुझे दिख रहा है कि मैं 10 to 15 years में इस जगह पे पहुंच जाऊंगा, रादर देन हम अभी सिर्फ चलते जा रहे हैं बट हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ पहुंचना है। तो ये एक फाइनेंशियल प्लानर का आइडियल रोल होना चाहिए और आपको इसी ऐसे किसी आदमी से अपना पैसा मैनेज करवाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि ठीक है, आई एम कन्विंस्ड, आई लाइक दिस अप्रोच, जो फाइनेंशियल प्लानर का जो कॉन्सेप्ट है या फाइनेंशियल प्लानिंग का, प्लानर तो नेक्स्ट स्टेज है बट ये जो प्लानिंग है, आई एम लाइकिंग इट, व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू स्टार्ट। तो उसके पहले एक प्री वर्क होता है। आप एक बार बैठिए, क्योंकि मैं अभी भी बता सकता हूं आप में से काफी लोगों को आज के दिन आपकी एग्जैक्टली क्या नेटवर्थ है, आपकी एग्जैक्ट बैलेंस शीट, जैसे कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है वैसे आपकी भी एक बैलेंस शीट क्या है, क्या आप लोगों को पता है? बिकॉज मेरे को लगता है कि काफी लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम जितने लोगों से मिलते हैं हमारा एस्टिमेट्स है कि शायद 10 to 15% लोगों को पता होता है कि वो उनकी खुद की नेटवर्थ कितनी है, उनका कितना पैसा कौन से जगह पे लगा हुआ है, टोटल बैंक बैलेंस कितना, टोटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कितना, एंड इन द एंड सारे रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग, व्हेन यू क्लब एवरीथिंग, what is the number of, what is that number, what is your balance sheet size? Because जब आपको वो मालूम पड़ेगा तब आपको पता पड़ेगा कि आपके पास बहुत कुछ है बट आप दिमाग लगा रहे हो छोटी चीजों में, या आप अपना बहुत सारा अटेंशन डाइवर्ट करो छोटी चीजों में, स्मॉल टाइम प्रॉफिट्स कमाने में, जो शायद आपके बैलेंस शीट पर कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट कभी नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि आपकी नेटवर्थ होगी शायद 10 crore, बट आप एक ऐसे स्टॉक पे बेट लगा रहे हो 1 लाख रुपीज का जो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज हो सकता है। तो आपकी बैलेंस शीट पे वो 1 लाख का 2 लाख भी हो जाए तो आप वैसे भी 10 करोड़ के आदमी हो, तो आपको उसका क्या इम्पैक्ट आएगा लाइफ में, राइट? बट हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम उस 10 करोड़ को 20, 30, 40 कैसे बनाए, वो है रियल ग्रोथ, राइट? तो ये प्री वर्क में हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार लेके बैठिए, आप अपने सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बैठिए, आप समझिए कि आपके पास क्या क्या है, सारे पेपर्स को कोलेट कीजिए, एक नंबर पे अराइव कीजिए, तो आपको एक होलिस्टिक नंबर, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाई देगा कि आपका नेटवर्क किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लोग यहां तक भी काफी हद तक सॉर्टेड रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग जब एक बार ये भी देख लें कि चलो मैं आज किस जगह पे स्टैंड करता हूं, लोगों को मैंने जनरली 2 कैटेगरी में देखा है, और 95% लोगों को मैंने ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है जिसका नाम है रिस्की फाउंडेशन, मैं लोगों को उसी में देखता हूँ। और उसमें वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो मेजॉरिटी इनकम है वो 2 चीजों में अपोर्शन हो जाती है, मतलब एक्सेप्ट गोल्ड रियल एस्टेट, वो तो एक चीजें हम जनरली बनाते हैं, बट अदरवाइज जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टेबल मनी होता है, वो होता है एक तरह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद कुछ बच जाए तो इन्वेस्टमेंट्स में। हर कोई ये इन्वेस्टमेंट, जो इंश्योरेंस वाला इन्वेस्टमेंट होता है, आप एवरी ईयर कुछ प्रीमियम भरिए 10 years तक, एंड देन 15th ईयर पे हम आपको XYZ अमाउंट का पे आउट देंगे, आपको लाइफ कवर मिलेगा, आपको डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक्सीडेंट कवर मिलेगा, और ऐसे टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो आपको रिटर्न्स भी देते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं। और आपको ऑलमोस्ट एवरी LIC एजेंट शायद ये चीज के लिए अप्रोच करेगा, प्राइवेट एजेंट्स अप्रोच करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले ध्यान आपका लाना चाहता हूँ अबाउट इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस दोनों चीज देता हो, सेविंग्स भी प्रोटेक्शन भी। ट्राई कीजिए कि हम ये चीज को अवॉइड कर सके, बिकॉज हर एक इन्वेस्टमेंट एसेट या हर एक इन्वेस्टमेंट क्लास एक चीज करने के लिए बना हुआ है। अगर आप एक ही आदमी से सोचेंगे कि वो आपका ऑपरेशंस भी संभाल ले और आपका बिजनेस डेवलपमेंट भी संभाल ले, वो गलत होगा। उसी तरह से आप सोच रहे हैं एक ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको रिटर्न्स भी लाके दे, आपकी लाइफ भी सेव करे, आपको डेथ बेनिफिट भी दे, आपको एक्सीडेंट बेनिफिट भी दे,
कहीं ना कहीं हम उस प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, और जब ज्यादा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट फेल होता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस भी अगर आपको लेना है तो हमारा सजेशन यही होता है कि हमेशा इंश्योरेंस लीजिए तो सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, जो होता है टर्म इंश्योरेंस। एंड ये टाइप के इंश्योरेंस के बजाय आप पहले एक इंश्योरेंस ले लीजिए फॉर प्रोटेक्शन, और आपका जो सेविंग्स का जो गोल है उसको आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स के लिए बने हैं उसी के थ्रू आप सेविंग्स कीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मैक्सिमम लोग ये नीचे वाले ट्रायंगल में या नीचे वाले पिरामिड में आते हैं, जहां पे लोग इस तरह की इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं और उसके बाद जो कुछ पैसा बचता है वो उस तरह से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल प्लानिंग इसके काफी अगेंस्ट जाता है। अगर आप अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल प्लान या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एम कर रहे हैं, साउंड साउंड फाइनेंशियल प्लान का जो सबसे बड़ा नींव होता है वो होता है गोल। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हर कोई पढ़ता भी है, हर कोई समझता भी है, बस करना नहीं है। बिकॉज ये वर्ड को हमने इतना अंडररेट कर दिया है कि हमको लगता है कि हाँ ठीक है, पता ही है मुझे क्या करना है, मुझे तो पता है मेरे को इतना इतना एक्स अमाउंट का कॉर्पस इतने सालों बाद चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगा, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। बट दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड वर्ड इन द इंडस्ट्री एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस। सी, गोल ऐसी चीज है, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, जब तक आप उसको एक रिकॉर्ड पर नहीं लाएंगे कि लिसन आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर, मेरे करियर में अभी सबसे पहले शायद मेरी मैरिज का एक गोल आएगा, मेरे शायद बच्चों का गोल आएगा, थोड़े टाइम बाद मेरे को उनके एजुकेशन का गोल आएगा, उसके बाद मेरे रिटायरमेंट का गोल आएगा। ये अगर आप नहीं लिखेंगे, आप खुद ये चीज रियलाइज कर सकते हैं कि टाइम विल कीप मूविंग ऑन। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका करियर कब स्टार्ट हुआ है और कब आपके बच्चे भी हो गए, कब उनकी शादी भी आ गई है। और फिर आप लेटर ऑन रियलाइज करेंगे कि यार मैंने तो इस तरह से कभी प्लान ही नहीं किया अच्छे से कि मुझे ये टाइप का पे आउट उस टाइम पे चाहिए होगा, और आपने कर भी लिया होगा तो शायद आपने उसको उस तरह से इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स पे नहीं लाया होगा। क्योंकि आज आप सोच रहे हैं कि किसी की शादी के लिए 50 लाख से ज्यादा क्या चाहिए, बट आज से 30 साल बाद क्या होने वाला है, वो 50 लाख में थोड़ी होगा काम, राइट? सो वो टाइप के गोल्स, नॉट जस्ट गोल्स इन टर्म्स ऑफ कि हमको कोई इवेंट करना है, वो उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उस कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा आज से 30 साल बाद, वो भी समझना जरूरी है। और ये लिखना, मैं सच्ची में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये लिखने का जो काम है हम इसके कभी भी ध्यान नहीं देते, बट आप अपनी एक डायरी बनाइए, आप अपना कोई एक बैलेंस शीट का फाइल बनाइए जहां पे आप ये चीज लिख सकें कि आपकी आज की नेटवर्थ कितनी है एंड व्हाट आर योर स्पेसिफिक गोल्स। आज इतना इंफॉर्मेशन है, एवरी सेकेंड आपको एक नई इंफॉर्मेशन आएगी, आपको कोई कुछ आके बोलेगा, आपको कोई आके कुछ और सजेस्ट करेगा, आपके गोल्स हमेशा डिविएट होते रहेंगे। इसीलिए रिटन गोल्स ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। आप उस पर स्टिक रहते हैं, आप उस प्लान को फॉलो करते हैं, एंड वो लॉन्ग रन में मेक श्योर करता है कि आपका वो गोल पूरा हो। सेकेंडली, जब गोल आप सेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइम स्पेसिफाई करना। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जस्ट कोई नया बेबी बॉर्न हुआ है तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं कि आपको उसको एक चाइल्ड स्कूल में डालना है, और आजकल चाइल्ड स्कूल के भी एक्सपेंसेस आपको मालूम है बहुत बड़े, पोस्ट ग्रेजुएट या एमबीए डिग्री से ज्यादा कॉस्ट आजकल चाइल्ड नर्सरी, केजी एंड सीनियर केजी में स्कूल्स मांग रही है आजकल। सो वो भी कोई एक्सपेंस छोटा नहीं रह गया। तो ये चीजों को प्लानिंग करना कि यार अब मुझे नेक्स्ट 1 to 2 years और 3 years में माय यंगर सन, यंगर डॉटर इज गोइंग टू एंटर द स्कूल, so what type of investments or payouts I will be needing in the short term, जिससे मैं वो पैसा फ्लो कर पाऊं उस टाइम पर। तो फिर क्या होता है, इससे हमें पता पड़ता है कि अगर मुझे पता है कि मुझे एक्स अमाउंट आज से 1 साल या 2 साल बाद चाहिए, तो फिर हम उस टाइप के पैसे को उस टाइप के इन्वेस्टमेंट डालेंगे जहां पे पैसा आपको वापस 1 साल या 2 साल बाद मिल जाए, और हम रैंडमली कोई पॉलिसी ना ले लें या रैंडमली कहीं जाके एफडी ना कर दें या रैंडमली जाके कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले ले कि जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है और तब हम फंस जाए। एंड थर्ड पॉइंट अबाउट गोल्स इज कि ये गोल्स को प्रायोरिटी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज आई सेड हमारे गोल्स चेंज होते हैं। ऑल्सो प्रैक्टिकली इतनी सारी चीजें हैं आज करने को, बट कहीं ना कहीं एवरी ह्यूमन हैज ए लिमिटेशन, और वो लिमिटेशंस के चलते हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे शायद 50 गोल्स हैं तो एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 20 तो आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे कि एटलीस्ट ये मेरी फर्स्ट टारगेट है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है शायद, मे बी इन एन एग्जाम्पल देना चाहो तो 2 cities में 2 घर होना, तो वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पहले 2 रियल एस्टेट चाहिए।
उसके बाद जो होगा मैं करूंगा. सो दिस बिकम्स अ प्रायोरिटाइज्ड गोल, राइट. तो ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट गोल सेटिंग. अब क्या होता है, जैसे अब कोविड हो गया, कोरोना वायरस के चक्कर में हर तरह से लॉकडाउन हो गया है. सारी कंपनीज कहीं ना कहीं उसका ब्रांड बेयर कर रही है. जो एम्प्लॉयज है उनको इसका इम्पैक्ट आ रहा है, सैलरी कट्स हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं चलते चलते उनको जॉब से भी निकाला जा रहा है. तो देखो, दो चीजें होती है. एक होता है कैश फ्लो और एक होता है आपका नेटवर्थ. अगर आज आप अपनी नेटवर्थ देखें तो शायद आपके पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी होगी, कोई इन्वेस्टमेंट का घर होगा, आपके पास गोल्ड होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होंगे, तो आपकी नेटवर्थ होगी. एंड मेजर चंक शायद एक रियल एस्टेट में होगी जहां पर लिक्विडिटी नहीं है, वहां पे कोई कैश फ्लो नहीं आएगा इतना फ्रीक्वेंटली. यू नो, रेंटल को छोड़ के वो रेंटल का अमाउंट आएगा अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट का घर है तो. लेकिन कैश फ्लो एक ऐसी चीज है ना कि इवन इफ द कंपनीज, फॉर एग्जांपल आज की जो कंपनीज है वो एसेट रिच है, बट फिर भी वो सैलरीज नहीं पे कर पा रही है. क्यों? क्योंकि कैश फ्लो प्रॉब्लम है. अगर हम आज आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बना दें जिसमें हम अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट 15 ईयर्स आप कुछ अमाउंट सेव करने वाले हैं, जिस तरह से मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में आप 20,000 पर मंथ से सेव करने वाले हैं, यहाँ पे मेरे को आपका कैश फ्लो एनालिसिस करना जरूरी हो जाएगा. क्योंकि अगर अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपका कैश फ्लो अनसर्टेन है, तो मैं आपको इस टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कभी नहीं दे पाऊंगा जहां पे मैं आपसे एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट लेना चाहूँ. क्योंकि आप सैलरीड नहीं है. लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, स्टेबल जॉब है, जॉब ग्रोथ है, देन हम लोग एक तरह उस तरह का प्लान करेंगे कि यस, आपकी एक सैलरी आती है, एक कैश फ्लो स्मूथ फ्लो होता है, एंड हेंस हम आपको उस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देंगे जहां पे फिक्स सैलरी की रिक्वायरमेंट है, राइट. सो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. बजटिंग, सी आप ये चीज एक बार ध्यान रखना कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस पिरामिड में, ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, हम इस पिरामिड के ऊपर इन्वेस्टमेंट का जो हमारा जो लास्ट टारगेट है, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये जो बीच की जो इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अब हम अभी तक गोल एंड नेटवर्क कैश फ्लो तक पहुंच चुके हैं. सो डोंट फॉरगेट द लिंक कि हम ये क्यों बात करें, बिकॉज दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू साउंड फाइनेंशियल प्लान to achieve financial independence. Next thing that I want to talk about is budgeting. Once again, the most underrated thing after goal setting. लोग आजकल क्या करते हैं कि मेरी इनकम है 100, एंड ऑफ द मंथ में मेरे पास बचता है 20, तो मेरी सेविंग्स है 20. आप मुझे बताइए, क्या ये तरीका एक सेविंग्स जो लास्ट में बचता है वो होना चाहिए, या सेविंग्स हमें पहले डिसाइड करनी चाहिए कि मैं 100 कमाऊंगा और उसके बाद में मेरी सेविंग उतनी होनी चाहिए, उसके बाद में स्पेंड करूंगा, राइट. तो ऑब्वियसली सेकंड जो रूट है जहां पे हम सेविंग्स पहले डिसाइड करें, उसके बाद हम स्पेंड करें जो भी पैसा बचता है. तो एक एग्जाम्पल के रूप में, मैं आज किसी से बात करा तो मैंने उसको पूछा कि आपकी कितनी इनकम है, उसने बोला 100. मैंने बोला आप कितना बचाते हो, तो उसने बोला 20. तो मैंने बोला बहुत अच्छा है, आप अपने 20% पैसे को बचा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन अब वो बाकी के 80 का क्या करते हो? तो उसने बोला आई डोंट नो. तो मैंने बोला आप जाइए और प्लीज अपना स्टेटमेंट्स चेक कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपने 80 रुपए कहाँ खर्चे. उसने मुझे तुरंत बताया देखकर कि मैं 10 रुपए ट्रैवलिंग में स्पेंड करता हूँ, मेरा जो भी ट्रैवल का खर्चा है, 20 रुपीज अराउंड मैं शॉपिंग में खर्च कर देता हूँ, और बाकी का 50 रुपीज मैं फाइन डाइनिंग में बाहर जाके खाता हूँ, पीता हूँ, उसको पैसे को उड़ा देता हूँ. तो उसने जब मुझे ये बताया तो उसने मुझे खुद से और एक चीज बताई है कि देवेश, मैंने ये चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने इनकम का 50% बिना सोचे, बिना समझे, बिना बजट किए, बिना इमेजिन किए, मैं 50% पैसा उड़ा रहा हूं सीधे के सीधे मेरे खाने पीने पे. सो कहीं ना कहीं हमें इस चीज से उसे ये सीख मिली कि हाँ, बजट करना इंपॉर्टेंट है. और आप लोगों को भी मेरा यही सजेशन है, आप कितने भी सैलरी ब्रैकेट में हो, छोटा हो, बड़ा हो, आपकी कोई भी एज हो, बट अगर आप चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे, यू नो, जस्ट लाइक आप सेम समझिए, आप जिस तरह से अकाउंट से कंपनी का बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि उन्हें हर चीज की ट्रैक करनी है और हमें वही चीज हमारे पर्सनल लाइफ में उतारना है. बजटिंग करना है. इनकम आती है 100, पहले ही डिसाइड करना है एज पर योर पास्ट ट्रेंड्स कि मैं कहाँ कहाँ उसको कम कर सकता हूँ. तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसने मुझे प्रोएक्टिवली सामने जाके बोला कि अब मैं 50 रुपए की जगह बाहर 40 रुपए का ही खाऊंगा, और जो 10 रुपए बचेंगे अब मैं उसको सेव करूंगा. तो अब वो सेव कर रहा है 30, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए.
बजट बनाने को आप कभी भी लाइटली मत लीजिए। ठीक, अब हम उस पिरामिड पे वापस चलते हैं। मैंने आपको दो चीजें बता दी है। अब हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना लिया और अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट के प्लान के रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार है। समझ लीजिए कि आपने मेरी बात मान ली और अब आप मेरे कहने से 20-20 हजार रुपए पर मंथ चालू कर रहे हैं सेव करना। इस एग्जाम्पल में मैं आपको एक बता देता हूँ बात कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ही शायद सोल करता है फैमिली के, यू आर द सोल पर्सन हु इज अर्निंग एंड आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर पे हम आए, आपका इन्वेस्टमेंट के सेकेंड ईयर पे गॉड फॉरबिड कुछ हो गया आपको, अब आप नहीं रहे, तो इस केस में प्लान बहुत अच्छा था, आपने शुरुआत भी बहुत अच्छी की और आप 2 साल तक टिके भी रहे, लेकिन अब आपको कुछ हो गया, पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है और दूसरे ईयर में ये पूरा प्लान रद्द हो गया बिकॉज अब उसको कंट्रीब्यूशन जो आपको देना था 20,000 पर मंथ का, अब वो देने के लिए पीछे कोई तैयार ही नहीं है। आपके घर में बच्चे हैं छोटे और शायद मे भी आपकी वाइफ काम नहीं कर रही होगी। इस केस में हम इन्वेस्टमेंट चालू कर दें उससे पहले हमें ध्यान देना होगा इंश्योरेंस, और इसमें भी इंश्योरेंस, मैं जो इंश्योरेंस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं वो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वाला इंश्योरेंस, ना कि सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन। तो ये होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आप जितना अर्ली स्टेज पे लेंगे अपने लाइफ के तो उतना ही बेटर रहेगा बिकॉज आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है फॉर दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, एंड इससे आपके अनटूवर्ड आपके साथ कभी लाइफ में कुछ भी हो जाए ये चीज आपको उससे बचाती है और आपके फैमिली को इस तरह का अमाउंट देती है बिकॉज जब वो पे आउट आएगा इंश्योरेंस कंपनी से तो काफी बड़ा होता है बिकॉज हम जो अमाउंट इंश्योर करते हैं काफी साइजेबल अमाउंट में हमको इंश्योर करते हैं अपने आप को, वो अमाउंट से आपकी फैमिली बाउंस बैक कर पाएगी। वो अमाउंट अगर आपकी फैमिली को मिलता है तो वो पहले अगर आपके ऊपर कोई दूसरी तरह की लाइबिलिटीज होगी, आपके ऊपर कोई लोन होगा तो वो चुका देंगे, खुद का थोड़े टाइम का गुजारा संभाल लेंगे और शायद तब तक कोई और घर में तैयार हो जाए जो वापस से काम करने को बाहर जा सके और पैसा ला सके। यहाँ पे किसी टाइप के इंश्योरेंस के नाम मैंने दिए हैं जो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई जस्ट नेम देम, समथिंग लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस, इलनेस इंश्योरेंस, हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, थेफ्ट, हाउस होल्ड, बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंसेज आते हैं। somebody asked me कि क्या मुझे सारे टाइप के इंश्योरेंस लेने चाहिए, तो माय आंसर इज दैट नो, टेक इंश्योरेंस व्हिच सूट्स यू एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर। इफ you know, if you are working in a very big company at a very high post तो आई एम श्योर आपकी कंपनी ने भी आपके लिए कोई की मैन पॉलिसी ली होगी, यू शुड ऑल्सो टेक सम टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉर यू। अगर आप सोल करता है फैमिली में, आपके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, तो आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो आपको ये भी सोचना है कि आपके पीछे एक फैमिली है और उनको मेरे को प्रोटेक्ट करना है थ्रू टर्म इंश्योरेंस, राइट। कितना इंश्योरेंस मुझे चाहिए, काफी लोग ये भी पूछते हैं, तो हाउ मच इंश्योरेंस डू आई नीड। आइडियली द सजेशन इज कि एटलीस्ट यू शुड हैव दैट टाइप ऑफ पॉलिसी जो आपके 10 to 15 years पर एनम इनकम के बराबर हो। सो दैट टाइप ऑफ पॉलिसी का जब पे आउट आपके पास आता है तो यू नो आपके लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे बहुत सारे टाइप के लाइबिलिटीज होती है, वो भी फ्री अप हो जाएंगे, आपकी फैमिली के कोई पेंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो भी, एंड तब तक शायद कोई और दूसरा मेंबर रेडी हो जाए टू फेस, राइट। सो नाउ यू नो प्लान वाज इन प्लेस, हमने इंश्योरेंस भी ले लिया और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। उतने में हम वापस आ गए इस कोविड के सिचुएशन में। कोविड आ गया, हमारी कंपनी में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए, हमारे को सैलरीज नहीं आ रही है और अब हमें सैलरीज नहीं आ रही है तो उस चक्कर में हम हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं या हमारे घर को चलाने में हमें तकलीफ आ रही है। देन देयर इज अ नीड फॉर दिस इमरजेंसी फंड। ये जो इमरजेंसी फंड है, दिस अ वेरी सिंपल थिंग। इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस संभालने के लिए जो एक फंड की जरूरत है या उस तरह के जो एक अमाउंट की जरूरत है जहां पर हमारा नेक्स्ट 3 to 6 months इजीली निकल जाए, ये पैसा आपको अपने शायद एक सेविंग्स अकाउंट में या शायद कोई एक लिक्विड फंड में ये चीज आपको जाके पार्क करनी चाहिए बिकॉज ये एक हेल्थ इमरजेंसी थी। शायद लाइफ में कभी हो जाए आपके जॉब में शायद कुछ वर्कआउट ना करे, आपके बिजनेस में शायद चीजें ना हो। आई थिंक बिजनेसमैन ये चीज जनरली रखते हैं, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हु इज अ सैलरीड गाय, हु इज अ सैलरीड पर्सन,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये चीजों को सीरियसली नहीं लेकर और बोलते हैं कि चलो मैं मैनेज कर लूंगा, मेरी फैमिली है पीछे, मेरे को कोई ना कोई दे देगा पैसा। बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक इमरजेंसी फंड रखिए, बिकॉज कोई भी इमरजेंसी बोल के नहीं आएगी, और फिर उस टाइम पर अगर हम किसी से पैसा मांगे तो शायद वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमारा गोल यही होना चाहिए। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि यार कैन आई यूज माई क्रेडिट कार्ड एज एन इमरजेंसी फंड। Again, you need to understand that credit card in the end has to be paid by you. You have to repay the money. It's not an ideal instrument to use. Emergencies and normal day-to-day life mein theek hai, you know your salary is going to come back next month and then you're going to pay for it. But emergency mein nobody knows when this emergency is going to stop. So it's avoidable. कहीं ना कहीं अगर आप डिफॉल्ट कर जाओ तो फिर अननेसेसरी हाई इंटरेस्ट रेट्स आपको देनी पड़ती है। सो आई थिंक वी आर वेरी क्लोज। हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने के लिए आज इस सेशन में है, और अभी तक हम फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इन्वेस्टमेंट, हम बस वहां तक पहुंच रहे हैं। बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम जितनी चीजें कवर कर रहे हैं ये मेजोरिटी लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं और रैंडम इन्वेस्टमेंट्स पे आगे निकल जाते हैं। सो कहीं ना कहीं वो रैंडमनेस जो है, कॉस्ट बहुत बड़ा है उसका, वो आज हमें नहीं पता पड़ता है, बट जो नेक्स्ट 30 ईयर्स 20 ईयर्स 15 ईयर्स की जर्नी में जो डिफरेंशियल है वो बहुत बड़ा होता है। लास्ट थिंग बिफोर रीचिंग आवर इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज अ डेट रिडक्शन। अगर आपने अपने ऊपर किसी भी तरह का लोन लेकर रखा होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लोन को, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो लोन लिया होगा 10 ईयर्स अगो 15 ईयर्स अगो, उस टाइम पे कंट्री की इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज डिफरेंट थे। उस टाइम पे आपको शायद कोई लोन मिला होगा 12 to 14% पे, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कंट्री का लोअर ट्रेजेक्टरी पे, इंटरेस्ट रेट्स कम है। सो इस टाइम पर सजेशन ये होता है कि आप अपने बैंक आरएम के पास जाइए या आप कोई लोन एजेंट के साथ बात करिए, जो आपका ये सेम लोन जो आपने एक हाई इंटरेस्ट रेट पर लेकर रखा है, आप उसको एक लो इंटरेस्ट रेट लोन पर ट्रांसफर करवा दीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो इंटरेस्ट पे आउट है वो रेड्यूस हो जाएगा, एंड मनी सेव्ड इज इक्विवेलेंट टू मनी अर्नड। ये सिंपल लॉजिक है, एंड उस पैसे को हम आगे यूज करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। इस पॉइंट के बाद हमारा एक साउंड फाइनेंशियल जो एक नींव होती है, जो फाइनेंशियल का जो एक हमारा सपोर्ट है, वो हर तरह से रेडी है। नाउ वी आर रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में भी दो कैटेगरी है, जैसे हमने पहले बात की थी कि ब्रॉडली दो टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो दो डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स में होते हैं। अब हमें यह समझना है कि जो दो कैटेगरीज है, इसमें से किसका क्या ड्रॉबैक है और इसके क्या फायदे हैं। सो दो ब्रॉड कैटेगरीज है, गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स और एक होते हैं नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। नाउ गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स सबको अच्छा लगता है, एवरीवन लाइक्स predictability, everyone likes certainty in life, and these guaranteed return investments give you much of ease, much of peace, everything is good in them, they give you fixed assured returns। आप एक एफडी में जाएंगे रखने के लिए पैसा 5-7% मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखिए, प्रोविडेंट फंड में डालिए, पीपीएफ में डालिए, all these are guaranteed return investments। बट guaranteed return investments में आपको पीस ऑफ माइंड तो मिल जाता है, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न भी मिल जाता है, एंड आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाती है, बट देयर इज समथिंग जो आपको वहां नहीं मिलता है। आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी तरफ आते हैं नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपके इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटी, रियल एस्टेट, यूलिप्स। ना यूलिप्स आर दोस टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो मैं आपको पहले बता रहा था, दोस आर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये दोनों काम करते हैं, इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, सेविंग्स का भी काम करते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें जो सेविंग्स का पोर्शन होता है वो गारंटीड नहीं होता। इक्विटी में जब मैं इस सेशन में आगे बात करूंगा अबाउट इक्विटी, इक्विटी फॉर मी मींस betting on this country, betting on this country's growth, and betting on this country's two biggest indices, that is the Sensex and Nifty। मैं यहाँ पे कोई इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ना कोई इंडिविजुअल स्टॉक की बात करूंगा, बिकॉज उससे रिस्की आई डोंट थिंक एनीथिंग एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो हम उसी इक्विटी फॉर मी हियर विल बी betting on the indices which have given a return of 14 to 15% since inception on an average। So that is what I mean by equity। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। हमें इन्वेस्टमेंट करना है, बट मेजोरिटी अनफॉर्चुनेटली जो लोगों से हम मिलते हैं, जो लोगों से हम डिस्कशन करते हैं, जिनकी बैलेंस शीट्स हम देखते हैं, वंस अगेन हाई चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स
again in the guaranteed return investments. I don't know why do we like those fixed return. इंडिया आई थिंक एक ऐसा फिनोमिना है इंडिया में जहां पे लोगों को फिक्स्ड प्रेडिक्टेबिलिटी, कुछ सर्टेनिटी चाहिए. हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें रिस्क का एक तरह से भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए. उस सर्टेनिटी के लिए आप एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करते हैं, और वो है इनविजिबल साइलेंट किलर, महंगाई. इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो ना बोलती है ना दिखती है, बट आपके पैसे की जो वैल्यू है वो ओवर द इयर्स खत्म कर देती है. एंड आई गिव यू अ फैक्ट, जो इंडियन इन्फ्लेशन रहा है इन द लास्ट 50 इयर्स, मेरे पास 50 इयर्स का डेटा है. 50 इयर्स के डेटा में लास्ट 50 इयर्स ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन अराउंड 7 to 8%. If that is the type of inflation we have seen in the country, and that too is a CPI, that's a consumer price index, जिसमें बहुत absurd, मतलब it does not apply to everyone. खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, हमारे स्पेंडिंग उनके जैसे नहीं होते. Devesh, are you in the call? Yeah, I think it got disconnected. Yeah. You can continue. People were also raising the issues. Yeah. Okay. One second. Yes. So basically, I was talking about inflation. तो होता ये है कि ओवर द इयर्स ये इन्फ्लेशन जो है, हम ना तो हम उन कैटेगरी के लोगों में आते हैं जिस तरह से लोग स्पेंड करते हैं, तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का फिगर है ऑफ 7 to 8%, शायद वो भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल इज मोर देन ओनली फोकसिंग ऑन ईटिंग. हमारे दूसरे गोल्स हैं, हमारे पास लग्जरी ट्रैवल्स हैं, हमारे पास लग्जरी डाइनिंग है, वी हैव लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स. हमारा इन्फ्लेशन उससे भी ऊपर होता है. बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं मानूं ये भी कि 7 to 8% का एवरेज इन्फ्लेशन अगर इंडिया में रहा है, और अगर मैं किसी भी तरह से आज कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में जाऊं, तो आई एम श्योर मैक्स टू मैक्स अगर मैं उसमें कोई रिटर्न कमा भी लूं पोस्ट टैक्स, आई डोंट थिंक मैं इन्फ्लेशन बीट कर पाऊंगा. एंड इसी से मुझे वो टाइप के लोग याद आते हैं जो हमको शायद हमारे घर में कभी ना कभी बताते थे कि एक टाइम पे ये पर्टिकुलर फैमिली बहुत रिच होती थी, ये अपने एरिया में सबसे रिच थे, ये अपने सिटी में सबसे रिच थे, इनके परदादा के पास या दादा के पास बहुत पैसा था, बट आज शायद ये एक मिडिल क्लास बन चुके हैं. आई थिंक उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी रह गई होगी, और कहीं ना कहीं वो पैसा उस जगह पर रखकर ग्रो करने के लिए दे दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड होगा, या फॉर एग्जाम्पल एफडी होगा, या प्रोविडेंट फंड होगा, या पीपीएफ होगा, या ऐसे कोई फिक्स्ड सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होगा जहां पर वो इन्फ्लेशन भी शायद बीट नहीं कर पाए. एंड एक टाइम के सबसे रिच कहने वाले लोग आज मिडिल क्लास में आ गए. सो आई विल स्क्वायरली ब्लेम. ऑब्वियसली नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि देयर इज नो गारंटीड. बट जब मैंने बात की कि मैं इक्विटी से जब इंडाइसिस की बात करता हूँ, जिनका बेट होता है देश की तरक्की पे, जिनका पूरा बेट होता है देश के ऊपर, तो वो कंपनीज ने आज तक ऑन एन एवरेज इंडाइसिस ने 14 to 15% का रिटर्न डिलीवर किया है. उस बेसिस पे हमें लगता है कि अगर ये पास्ट में कर सकते हैं, और अगर ये पास्ट में इन्फ्लेशन बीट करते आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्यूचर में भी करेंगे, और एटलीस्ट फिक्स्ड तो नहीं है. तो फिक्स्ड में ऑब्वियसली यू डोंट गेट दैट टाइप ऑफ रिटर्न्स, एंड अगर कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन बीट नहीं होता है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज हमारा लास्ट में जो मनी पूल बचेगा, यू नो फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़े टाइम पहले 20-30 ईयर्स पहले अगर आप अपने फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाएं, तो शायद 50-100 रुपीज में आप फैमिली के साथ पूरा खाना खा सकते हैं अच्छे से. बट इफ यू वांट टू गो आउट टुडे
for a good dinner with your family, I think 1,000 to 2,000 rupees तो कहीं के नहीं रहे. So this is inflation. ये दिखता नहीं है, but पहले आप 100 रुपए में भी कर पा रहे थे, अब आप आज उसको 1,000 या 2,000 में भी नहीं कर पा रहे हैं. This is inflation, and हमें इसको बीट करना ही होगा. So that is the idea between choosing these type of investments कि हम inflation बीट कर पाए. ये एक छोटा सा एक example दिया है यहाँ पे. I will not take you into detailed number calculation right now, but idea यही है कि post tax आपका जो भी fixed instrument है वो आपको कितने type का return दे पा रहा है, and whether that return is beating your inflation. So next time you take a decision कि आपको एक particular asset में जाना है, please make sure to understand कि whether it's going to beat the inflation or no. Some other factors that you need to consider before making an investment decision is also about liquidity. अगर आपको पता है कि आपको कुछ टाइप का पैसा आने वाले 1-2 साल में चाहिए, उसका कैश फ्लो का पे आउट का रिक्वायरमेंट आने वाला है, do not go and block your money in a fixed deposit, or do not go and block your money in some PPF जहाँ पे आप एक टाइम तक उसको रिडीम नहीं कर सकते. मत रखिए. Tax benefits, obviously the government wants to promote savings in the country. The more people save, the more banks get money, and the more lending takes place, वो credit multiply होता रहता है. That's how the economy gets pumped. तो tax benefits government देती है, so that you can take tax benefits and invest in those designated areas, जैसे pensions, tax saving mutual funds, some LIC investments. So please consider that also. अगर आप एक investment decision ले रहे हैं, purely return point of view से मत देखिए. अगर आपका tax बचता है, तो even that is a type of saving. And as I said, risk versus reward. Fixed investments, risk is zero. Hence, reward is also according to the risk that you take. Risk-taking instruments, obviously, when you enter those type of investments, you have a chance of a higher reward because the risk it carries is high, and it has been proven by many people that higher the risk, higher is the reward, and it has been proven through statistics and mathematics. By regressing the returns of the past. So now, everything is good. I have understood inflation. I've understood the building blocks of any, and I also understood what are fixed, what are non-fixed, guaranteed, non-guaranteed, what is equity. तो अब मैं कितना proportion equity में डालूं? Because मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप 100% risk free हो जाओ, या मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता आप 100% risk ले लीजिए. Because हर चीज का एक balance होना जरूरी है. आपको कुछ पैसा थोड़े टाइम में चाहिए, आप उसको risky allocation नहीं कर सकते. तो मैं कैसे allocate करूं उस पैसे को? किस तरह से मैं उस पैसे को right proportion में address करूं? Hence, very important concept of asset allocation. Now, again, I'll bring your attention to a very famous US economist, Mr. B. Bauer. This person has done a regression analysis on the largest US pension funds, and he has come out with a mind-boggling statistic that asset allocation is the sole factor that's majorly responsible for the returns that you earn on your investments. मतलब अगर आपने asset allocation में decide किया है कि मुझे gold में मुझे equities में 50 allocate करना है, और मुझे saving accounts में या risk free investments में 50% allocate करना है, तो अब आप उसके 50% के अंदर exactly जाके कौन सा index खरीद रहे हैं, या यहाँ पे जाके आप किस बैंक में एफडी कर रहे हैं, या किस टाइप की एफडी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने ये जो एसेट एलोकेशन बनाया है अबाउट 50-50, या आपने जो एसेट एलोकेशन बनाया 60-40, दिस एलोकेशन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट? सो वी शुड नॉट लूज आवर फोकस ऑन एसेट एलोकेशन ऑल्सो. अब कुछ फैक्टर्स हैं कि अब आपको आपके लाइफ में एसेट एलोकेशन किस तरह से करना है. कुछ फैक्टर्स हैं जैसे ये टाइम होराइजन. अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, आपके पास बहुत बड़ा विंडो है आपके लाइफ का, आप रिस्क ले सकते हैं, तो मेरा सजेशन होगा यू एंटर इक्विटी. लेकिन अगर आप कोई रिटायर्ड पर्सन है, या यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट, यू आर ऑलरेडी 55-60, इट विल बी अ क्राइम इफ आई टेल यू कि आप इक्विटीज में जाइए या आप मार्केट्स पे बैठ कीजिए. क्योंकि कुछ भी हो सकता है. नोबडी नोज व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू ओपन एट टुमारो. सो हेंस दैट्स बिकमिंग रिस्की फॉर यू. तो टाइम होराइजन आपका कितना है? आप अगर 20-30 इयर्स के लिए होल्ड करना चाहते हैं, यू शुड एंटर द मार्केट्स, बिकॉज वो टाइम आपका साथ देगा, आपका रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाएंगे. रिस्क एपेटाइट.
Now if you come and tell me I am ready to take risk, मेरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली है, मैं सोल किड था, मैंने मेरा सब कर लिया, मेरा करियर स्टार्ट हो गया एंड आई एम लिविंग अलोन, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से नहीं, माय पेरेंट्स आर आल्सो वेल ऑफ, मींस यू हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट, क्योंकि आप मिनिमम एक्सपेंस में भी आप अपना लिविंग कर सकते हैं. So risk appetite is high. Then again, I will suggest, sir, please go with markets. Please go with equity. Not 100%. Major proportion. Next comes is a life stage. As I said, if you are nearing retirement, if you are entering the golden era of your life, जहाँ पे आपने जिंदगी भर मेहनत कर ली है और अब आप और मेहनत करना नहीं चाहते, ना आपको वर्ल्ड की जो ये टेंशंस है उससे अपने पोर्टफोलियो पे हर रोज कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखना है, then my recommendation to you will be, sir, please go to debt. Please take an FD. Please invest in a savings account. Please invest in liquid funds. Because that is what is meant for you. I want you to take a risk at your golden period of your life. Past experience, काफी लोगों की गंदे experiences रहे हैं markets में, किसी के banks में भी गंदे experience रहे हैं, पैसा बैंक में अटक गया, तो as per your experience आपको एक risk aversion आ जाता है कि नहीं मैं ये कभी नहीं करूंगा. तो ठीक है, अगर आपको लगता है आपका पैसा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे से ये नहीं होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली हम एसेट एलोकेट करेंगे, थिंग्स लाइक नेटवर्थ. नाउ व्हाई एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट? एज आई सेड, कहीं ना कहीं यू नो दीज थिंग्स हैव बीन टेस्टेड, हैव बीन रिग्रेस्ड, यू नो ऑन अ वेरी बिग फंड साइज लेवल. पेंशन फंड्स के ऊपर ही रिग्रेशन हुआ था यूएस में, एंड ऑल्सो रीसेंट स्टडीज दैट हैव बीन डन. एसेट एलोकेशन यू नो इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल एरिया जिसका आपका रिटर्न्स जो है वो डिपेंड करता है आपके एसेट एलोकेशन पे. सो हेंस यू नो एज वी आर लिविंग, तो हमें भी बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें भी बहुत टाइप के विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अगर आपकी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो शायद आपको उतने विटामिन या कार्ब्स, उतने प्रोटीन्स नहीं चाहिए. बट अगर कोई बंदा फार्म पे काम कर रहा है, किसी की अगर लाइफस्टाइल ब्लू कॉलर्ड है, देन ही नीड्स मच मोर ऑफ दैट. सो इट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, इट्स लाइक अ बैलेंस्ड डाइट. कुछ ना कुछ आपको लेना होगा as a different proportion. Now, which asset allocation is best for you? Once again, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. कितना टाइम आपके हाथ में है, किस तरह की आपकी रिस्क एपेटाइट है, कौन से के ऊपर एक एसेट एलोकेशन बनेगा. सो से हमारी ये जो पूरी जर्नी रही है, हम लोग ने काफी हद तक हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, काफी हद तक हम ये भी समझ चुके हैं कि अब मेरे को किस एसेट क्लास में जाना है और किस प्रोपोर्शन में हमें जाना है. लेकिन उसके बाद होगा ये कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है, यू विल फील सम अनसर्टेनिटीज इन सम टाइम, राइट? सो यू नो there will be some things that you will see. Markets will be going down, markets will be going up, every time कुछ ना कुछ होगा. इसीलिए एक financial planner जो होगा, he will make sure that you are rebalancing things at different times. अगर markets नीचे होते हैं, then you put more money into the markets. When markets come up, आप अपना profit book करके वापस अपने दूसरे जो debt instruments में, safe instruments में, इस तरह से आपको rebalance करना जरूरी है. जनरली लोग क्या करते हैं, एक passive investment follow करते हैं, जहाँ पे till the time you don't monitor, till the time you don't own up to what you have done, तो कहीं ना कहीं वो आपके returns को affect करेगा. Next thing I would like to summarize, we are at the end of the session already. Will, ये आपका ट्रांसमिशन है, ये आपका वेल ट्रांसमिशन है. दिस इज योर एस्टेट प्लान. विल के बारे में इंडिया में लोग बात करने से डरते हैं, लोग नहीं बात करना चाहते हैं, लोग इसको एक टैबू सब्जेक्ट समझते हैं. बट विल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने हमारे करियर में, हमारे लाइफ में हमने बहुत बड़े बड़े केसेस भी देखे होंगे जहाँ पे इंडिया के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स भी कोर्ट में आके लड़े थे फॉर देयर फादर्स शेयर. सो हेंस ये विल ऐसी चीज है कि हमें बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक फैमिली के कर्ता हैं, बहुत बार ये होता है कि हमें नहीं पता है कि हमने एज अ कर्ता हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं. हमारे फैमिली में हमारे वाइफ को नहीं पता, शायद हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता. तो आप एक विल बना के रखिए, उसमें सारी चीजें जॉट डाउन कीजिए कि आपने आज तक क्या क्या किया है. इससे आपके डिपार्चर पे, आपके चले जाने के बाद उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी. विल को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो वैलिड नहीं रहेगी, बट अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो थोड़ी एक बेटर सिचुएशन में रहेगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं अबाउट विल. आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट, यू कैन रेफर टू इट लेटर.
फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ऐसा नहीं कि अगर आपने आज एक गोल सेट कर दिया तो वो गोल हमेशा के लिए वही रहेगा. आपने आज कोई रिस्क डिफाइन की है तो हमेशा के लिए वो रिस्क वही रहेगी. वो चेंज होती रहेगी. आपको कभी ना कभी वो चीज़ों को रिविजिट करना पड़ेगा. आपका प्लानर आपके लिए वो मॉनिटर करेगा एंड आपको सजेशंस देता रहेगा. तो आप कभी भी फाइनेंशियल प्लान को वन टाइम एक्टिविटी मत समझिए. इट्स अ ऑनगोइंग एक्टिविटी. Lastly, I would just like to say that financial planning is a science. I hope everyone is from an engineering background. लोगों को लगता है कि finance is not science, but I have a lot of conviction कि finance is as good as science because यहाँ पे हम cause and effect कहीं ना कहीं आते हैं. Proper planning, proper monitoring, proper attention अगर शायद आपके retirement पे आप बहुत हद से ज्यादा अमीर रिटायर हो पाएंगे rather than अगर आप just एक random रूट पे जाएं तो शायद आप वो टाइप की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं अचीव कर पाएंगे. आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन बाय जस्ट आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस. आप अपने कितने लोगों में आज यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट बनाई है? नहीं बनाई है तो प्लीज बनाइए. क्या आप लोगों को अपना एसेट एलोकेशन मालूम है? नहीं मालूम है तो आप प्लीज वो मालूम कीजिए. कितने लोगों को आज ये मालूम है कि आपकी रिस्क, आप कितने रिस्क लेकर आप अपने बैलेंस शीट पे बैठे हैं? अगर वो नहीं मालूम है तो प्लीज वो भी देखिए. एंड लास्टली, जो गोल्स, ये जो अंडररेटेड टर्म है, कितने लोगों ने ये गोल्स अपने लिख कर और उस गोल्स के ऊपर प्लान्ड वे में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में आगे बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. आई थिंक सभी को कुछ ना कुछ इसमें से कोई एक पॉइंट शायद रेलेवेंट लगा होगा एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी एंड आई होप यू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट द सूनेस्ट. Thank you so much for this opportunity to everyone.